वीडियो में सीख रहे हैं ITR 1 फाइल करना। और आप ITR 1 खुद फाइल कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म डिजाइन ऐसे किया गया है जो बिल्कुल ही सिंपल है। आपका फॉर्म 16 जैसे दिया होता है वही डिटेल आपको इसमें डालनी होती है। ये फॉर्म वो पर्सन भर सकते हैं जो सैलरी पे काम करते हैं, चाहे उनको फॉर्म 16 मिला है या नहीं, दोनों तरीके से बता दूंगी। या फिर आप पेंशनर है, आपको पेंशन मिलती है, या फिर आपकी थोड़ी बहुत अदर सोर्सेज की इनकम है, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है एक्सेट्रा, तो आप इस फॉर्म को इजिली यूज कर सकते हैं। पर हाँ, जो सैलरीड पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने शेयर ट्रेडिंग कर रखी है, शेयर्स को बेचा है या इंट्राडे या FNO किया है, तो फिर ये आइटियर आपके लिए नहीं है। और इस वीडियो को आपको ना स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। मैं बीच बीच में आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी साथ साथ, तो स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। और बट आइटियर को जरूर भरना है 31 जुलाई तक। एक ही डेट याद रखनी है आइटियर के लिए, 31 जुलाई। और बिना गलती के फाइल करोगे तो कोई भी नोटिस आने से बच जाओगे। तो चलिए, आइटियर भरने के लिए आपको कहाँ आना है? इनकम टैक्स की साइट पर, incometax.gov.in, यही वेब पेज आएगा। यहाँ पे आने के बाद या तो आपको, अगर आप पहली बार आइटियर भर रहे हैं तो रजिस्टर जरूर कर ले यहाँ से, उसकी वीडियो मैंने आई बटन पे डाल दी है। अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो बस लॉग इन करना। लॉग इन करने के लिए क्या डालना है? पैन डालना है, कंटिन्यू करना है, अपना पासवर्ड डाल के इस पे लॉग इन हो जाएगा। मैं अभी अपनी डिटेल सेंटर करके लॉग इन कर लेती हूँ। मैं आपको अपनी वेबसाइट studybuddy.com पर लेकर आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि कई लोग ना ITR कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, चाहे वो ITR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारा ना कोर्स एक्टिव है इनकम टैक्स का, जिसमें आपको ITR भी सिखाई जाएगी, साथ ही TDS की भी सारी रिटर्न्स भरना सिखाई जाएगी। तो ये कोर्स हमारा बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, आप इसका बेनिफिट लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपल स्टडी बडी को विजिट करें। और यहाँ पे और भी कोर्सेज एक्टिव है जिनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर दूंगी वीडियो के एंड में। लॉगिन करने के बाद आपको मिलेगा आपका डैशबोर्ड। यहाँ पे आइए, ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और हम सारा काम इसी ऑनलाइन पोर्टल पे करें। कोई आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड नहीं करनी, कोई JSON फाइल डाउनलोड नहीं करनी, सारा काम यहीं पे होगा क्योंकि ऑनलाइन यूटिलिटी आ गई है, उसी से भरेंगे आइटियर। आइटियर भरने के लिए जैसे ही आप इस पेज पे आ रहे हो ना, सबसे पहले ई फाइल में आके व्यू फॉर्म 26AS आपको जरूर करना है। अपना 26AS आपको जरूर चेक करना है। जैसे ही व्यू फॉर्म 26AS पे आप क्लिक करोगे, आपके पास ये मैसेज आएगा, कंफर्म कर देना। फिर ये टैब एक्टिव होगा, यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करके आई एग्री करके प्रोसीड कर देना। देन आपके पास आपको ईयर डालना है, असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट करना है, व्यू पे क्लिक करना है, तो आपका 26AS आपके सामने ओपन हो जाएगा। किसी ने आपका TDS काटा होगा तो उसका अमाउंट दिखेगा और उसकी कितना टैक्स काटा है। अगर किसी ने आपका TDS काटा और इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो उनसे बात करो, जब तक वो रिफ्लेक्ट ना हो तब तक आइटियर मत भरना। 26AS जरूर चेक करना है आपको जब आप अपनी आइटियर भरो। और उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है, सर्विसेज में जाके AIS, इसमें आपकी सारी इनकम, सारे टैक्सेस सब दिखते हैं। यहाँ पे आप AIS पे क्लिक कर, आपका AIS एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे TDS TCS की इन्फॉर्मेशन, SFT ट्रांजैक्शन, खुद आपने पे किया, टैक्स डिमांड एंड रिफंड और अदर इन्फो, इसमें सारी डिटेल आती है। कई बार सैलरी पर्सन क्या करते थे, अभी तक क्या करते थे जब तक AIS नहीं था, कि हाँ मतलब जो भी पर्सन उनके आइटियर भर रहा होता था तो सिर्फ सैलरी इनकम ही दिखाते थे, शेयर मार्केट इनकम को दिखाते ही नहीं थे। अब आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आपकी सारी इनकम AIS में रिपोर्ट होती है। ठीक है, जितनी भी इनकम आपकी AIS में आ रही है, अगर आप उसको मैच करा के आइटियर में नहीं भरोगे तो आपके पास 100% नोटिस आएगा। और कई बार तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि AIS में तो आपकी सैलरी आ रही है 9,50,000, आप दिखा रहे हो सैलरी 8 लाख, तो भी मिसमैच का नोटिस आएगा। तो हमेशा आपकी जितनी भी इनकम है ना, वो AIS में अगर आ रही है, आप ही की है, तो आइटियर में आपको पूरी इनकम रिपोर्ट करनी है। तो आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आइटियर भरने से पहले। आपका 26AS भी और आपका सर्विसेज में आने के बाद जो हमें मिलता है AIS, ये भी, इन दोनों को सबसे पहले हर एक केस में, आप खुद कंसल्टेंट हो, आइटियर भर रहे हो, हर एक केस में ये दो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले चेक करने। यहाँ पे आप सिलेक्ट करें असेसमेंट ईयर, हमें किसकी भरनी है आइटियर 23-24 असेसमेंट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23, यानी जो भी इनकम आप नोट करो, जो भी इनकम आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अर्न करी है, उसकी आइटियर अब हम भर रहे हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ना हमें, वो सारे इसी पीरियड के चाहिए। मैंने स्क्रीन पे भी लिख दिया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, चाहे वो आपका फॉर्म 16 है, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट्स है, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कर रखी है उनके प्रूफ है, चाहे आपके हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट है, वट जो भी डिटेल है आपकी इसी पीरियड के लिए आपको इस आइटियर में शो करना। तो करंट ईयर आ रहा है इसमें, यही हमें सिलेक्ट करना है 23-24। हम भरेंगे ऑनलाइन मोड से, सिंपल है। हम कर लेते हैं कंटिन्यू करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ गई स्टार्ट न्यू फाइलिंग की, इस पे क्लिक करें। हम किसके लिए भर रहे हैं? हम इंडिविजुअल की बात करें, तो आप किसी और के लिए भरे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
कंटिन्यू करते हैं। अब हमें आइटर फॉर्म सिलेक्ट करना है, हम आइटर 1 भर रहे हैं, प्रोसीड कर देना है आइटर 1 से। इससे पहले एक और मैसेज आता है, बैक चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आइटर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता ये भी जान, ऐसा पर्सन जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, टोटल इनकम। मान लो कोई सैलरीड पर्सन है, 5 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी, तो उसके लिए ये फॉर्म, ठीक है। टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, तभी इसको यूज कर पाओगे। एग्रीकल्चर इनकम अगर दिखानी है तो बस 5,000 तक। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखानी है या हाउस प्रॉपर्टी का लोन का इंटरेस्ट दिखाना है तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी आपके पास हो तभी से यूज कर सकते हो, या फिर आपका जो अदर सोर्स की इनकम है वो हो सकती है थोड़ी बहुत। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपने ले रखे हैं तो आप आइटर 1 भी भर सकते हैं। 194 में आपका टीडीएस कट गया कैश विड्रॉल पे तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। या फिर अगर आपने शेयर्स में ट्रेड कर रखा है, ठीक है, क्लियर है ना। शेयर मार्केट के केस में ये आइटर फॉर्म आप नहीं भर पाओगे, वेदर आप सैलड पर्सन, वेदर आप शेयर मार्केट में तो ऐसे ही पैसा लगा देते हो, आपको अच्छा है। क्लियर हो गया। चलिए प्रोसीड विद आइटर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा क्यों भर रहे हो आईटीआर, हमें बताओ, हमारे कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर दो, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये जरूर देना। क्या आप इसलिए आइटीआर भर रहे हो क्योंकि एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है आपकी इनकम, अगर है तो इस पे क्लिक करो। और 139(1) के 7 प्रोविजन में कुछ कंडीशन दे रखी है। आइटीआर 1 के लिए कंडीशन है कि कहीं आपने 2 लाख से ज्यादा का ट्रेवल पे खर्चा तो नहीं कर रखा, 1 लाख से ज्यादा का पूरे साल में बिजली बिल तो नहीं भर रखा, या फिर एक और हमारे 7 प्रोविजन में क्लोज ऐड हुए थे जिसके हिसाब से अगर आपका 25,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा है तो आपको आइटीआर भरना मैंडेटरी है। सीनियर सिटीजन का 50,000 से ज्यादा का टीडीएस कटा है तो आइटीआर भरना मैंडेटरी है। और अगर आपने 50 लाख है उससे ज्यादा का अमाउंट कैश में अपने बैंक में जमा कराया, किसी भी मोड में बैंक में जमा कराया तो भी आइटीआर भरना मैंडेटरी। अब टीडीएस की मैं बात करूं, टीडीएस तो अगर आपका 1 रुपए का भी किसी ने काटा है जरूर आइटीआर भरना। यहाँ तो 25,000 की लिमिट दे रहे हैं आपको, पर मैं तो 25,000 भी कहूंगी भूल जाओ। किसी ने भी आपका टीडीएस काटा है, टीसीएस कलेक्ट किया आपसे, जरूर आइटीआर भरो, उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं। तो जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट करो, इनमें से कोई रीजन लग रहा है आपके लिए नहीं है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते। मैं पहला रीजन चूज कर रही हूँ, एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा। कंटिन्यू कर देते हैं। एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है हमारी, नॉर्मल पर्सन के लिए जो सीनियर सिटीजन है 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन करनी है फिर, तो एक एक करके यहाँ पे टैब एक्टिव हो। यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ऐसे ही होता है, जब पहले टैब पे आप एक्शन ले लोगे तब अगला टैब आप यूज करते हो। तो पहले टैब को मैं ओपन करती हूँ। इस टैब में ना ऊपर आपकी सारी डिटेल आ रही होंगी, आपका नाम, आधार नंबर, पैन, मोबाइल नंबर, एड्रेस, उनको एडिट कर सकते हो आप, कुछ फील्ड्स को जो भी आपको लगे करेक्शन मुझे करनी है आप कर सकते हो। देन आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है, यानी आप अगर कहीं पे जॉब करते हो, सैलरीड पर्सन हो तो कहाँ करते हो ये बता दो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और पेंशनर को भी अब अपना ब्रेकअप देना है कि पेंशनर अगर आप है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या पीएसयू के हैं। अदर पेंशनर मतलब प्राइवेट सेक्टर के हैं आप, या फिर पेंशनर नहीं है सैलरी पे है प्राइवेट सेक्टर में तो अदर चूज कर लेना। या फिर आईटीआर 1 आप इसलिए भर रहे हो कि आपकी अदर इनकम है, सैलरी तो नहीं है अदर इनकम, तो फिर आप नोट एप्लीकेबल कर लेना। मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर दूँ, प्राइवेट वाला इनकम। फाइलिंग का सेक्शन अपने आप 139(1) आ रहा है, यानी 31 जुलाई तक आईटीआर भरने पे यही सेक्शन एक्टिव रहता है। 31 जुलाई के बाद भरते हो तो सेक्शन 139(4) एक्टिव हो जाता है बिलेटेड रिटर्न का, क्योंकि 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम होता है लेट फीस के साथ आइटीआर भरने का। रिवाइज करते हो रिटर्न ये सेक्शन आ जाता है, कॉन्डोनेशन के केस में ये आता है, और किसी नोटिस के लिए कर रहे हो तो ये सेक्शन आता है। अभी आपको इसी सेक्शन पे टिक रहना है। नीचे चलते हैं, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो हमारे टैक्स के 2 रिजीम है, ओल्ड एंड न्यू। अगर नए रिजीम में आपको जाना है तो यस कर देना, और कुछ नहीं करना, बस यस करना है। यहाँ पे ओल्ड में जाना है तो नो कर देना। तो मैं जो आइटीआर भर रही हूँ ना, मैं नो की भर के दिखाऊंगी आपको, ताकि मैं आपको डिडक्शंस भी बता सकूं। पर अगर आप कोई सेविंग नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो आप अपना क्या है नए रिजीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, या फिर एक काम और कर सकते हो कि दोनों मोड से अपनी आइटीआर को भर के देख लो, ओल्ड रिजीम को करके और नए रिजीम को, ये अपने आप सारी टैक्स कैलकुलेशन कर देता है। तो जो मोड आपको अच्छा लगे आप वो पिक कर सकते हैं। और सैलरीड पर्सन, मान लो आपके एम्प्लॉयर ने आपका नए रिजीम से टैक्स काटा, पर आपने सेविंग इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस कर रखे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा टैक्स बच सकता है ओल्ड रिजीम में आने, तो आप अपने आप स्विच कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। एम्प्लॉयर ने नए से काट लिया आप ओल्ड में जा सकते हो, एम्प्लॉयर ने ओल्ड में काट लिया आप न्यू में जा सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं इसको नो कर, ठीक है। और जो पीछे 7 प्रोविजन वाली कंडीशन थी ना, मान लो गलती से आपने गलत सिलेक्ट कर दी तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो उस रिस्पॉन्स। नीचे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल आती है, एक मिनिमम एक बैंक अकाउंट तो यहाँ पे ऐड होना जरूरी ही है। ऐड नहीं है तो ऐड अनदर करके आप ऐड करो। आपको क्या क्या चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और बैंक के साथ जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है ना,
तो पहले तो लिंक करा लेना, क्योंकि अगर आप सही बैंक अकाउंट देंगे, एक्टिव बैंक अकाउंट देंगे तो प्री वैलिडेट जल्दी हो जाता है, और साथ ही अगर आपका रिफंड आना होता है ना तो इजिली आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला जाता है। पर अगर आप गलत बैंक अकाउंट देते हो ना तो रिफंड अटक जाता है आपका फिर। ठीक है, तो जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपके एक्टिव है ऐड कर लो, और जिसमें रिफंड चाहिए उसके लिए ये वाला जो टैब है ना उसको स्क्रॉल कर देना। ठीक है, एक बैंक को सिलेक्ट जरूर करना पड़ेगा। बस ये होगी आपकी पर्सनल इन्फो। फिर कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करते ही देखिए ऊपर का ये टैब हो गया कंफर्म, इसने बता दिया कि ये डिटेल आपने भर दी, तो नीचे अगला टैब एक्टिव हो गया। अब इस टैब में हमें अपनी सारी इनकम दिखानी है, चाहे वो आपकी सैलरी से है, कोई अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। ठीक है, यही हेड आप यहाँ पे दिखा सकते हो, तो वो हम यहाँ पे करते हैं एक एक करके। तो अपनी इनकम के सारे प्रूफ अपने पास रख लो। फॉर्म 16 है तो बढ़िया है, फॉर्म 16 रख लो। फॉर्म 16 नहीं मिलता तो आप अपनी सैलरी स्लिप यूज कर सकते हो डिटेल भरने के लिए, या फिर बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, और पेंशनर हो आप तो पेंशनर के केस में भी फॉर्म 16 मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में जितनी पूरे साल में पेंशन आई उनका टोटल कर दो। मैं इस पे क्लिक, यहाँ क्लिक करते ही ना ये क्वेश्चंस आ रहे, इनको आप नीचे जाके स्किप करो, हम वन बाय वन स्क्रॉल करके ही ऐड करें। ठीक है, अभी पेज हो रहा है लॉर्ड हमारे पास। बहुत आसान है आइटर 1 भरना। गवर्नमेंट ने डिजाइन ही इसको ऐसे किया है कि सैलरीड पर्सन को फॉर्म 16 तो मिल ही जाता है, सारी डिटेल उसमें होती है, तो फटाफट आइटर 1 को अपनी डाल सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इस पे हम एडिट करके एंटर कर लेते हैं डिटेल। मैंने क्या कर रखा है ना, मैंने एक कंप्यूटेशन बना रखे, तो इस तरह से आप चाहो तो अपनी कंप्यूटेशन भी बना सकते हो एक्सेल में ना। अपनी सैलरी इनकम जैसे लिख लो, कितनी इनकम है, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो भी आपकी इनकम है यहाँ लिख लो, नीचे टैक्स वगैरह, तो आपको इजी हो जाता है। कंप्यूटेशन आपकी यूज भी आ जाती है कभी आपको बैंक वगैरह में लोग। ठीक है, मैं तो वैसे यहाँ पे रैंडम फिगर्स डालूंगी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अब हमें डालनी है सबसे पहले ग्रोस सैलरी, उसको हमें यहाँ पे डालना है। उसके लिए डिटेल सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), 17(2), 73 एज इट इज आपके फॉर्म 16 में लिखा होगा। फॉर्म 16 नहीं है तो जितनी टोटल सैलरी आपकी बन रही है वो आप 17(1) में दिखा। मान लो इस केस में है 6,80,000, 17(2) में कुछ नहीं है, 17(3) में कुछ हो गया। नीचे ना एक ये नया टैब और एक्टिव हुआ है यहाँ पे ना, रिलीफ डालने का, सेक्शन 89A। ये उनके लिए है जिनका नोटिफाइड कंट्रीज में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, नोटिफाइड कंट्रीज कौन सी है हमारी, यूएस है, यूके है, कनाडा है। अगर इन केसेस में मिलता है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं इसकी ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ। तो सेक्शन 89A अलग है, सेक्शन 89 की रिलीफ अलग है जो एरियर पे आती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको छोड़ दो। आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट अगर इनमें से किसी कंट्री में नहीं है तो उसको छोड़, ये भी उसी के लिए, ये वाला टैब भी इसको भी छोड़ दो। ये भी जो रिलीफ है ये भी उसी के लिए। तो नेट सैलरी हमारी आ गई 6,80,000। और यूटिलिटी में ना, इन यूटिलिटीज में एक बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है, अपने आप आधी चीजें ना जो लॉ के हिसाब से मिलनी ही है खुद ही कैलकुलेट हो जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे सभी को मिलनी है ओल्ड रिजीम में, इस साल तो ओल्ड रिजीम में मिलनी है, अगले साल से तो नए में भी है, तो वो अपने आप यूटिलिटी पिक कर लेती है। ठीक है, अगर आप नया रिजीम ऑप्ट करते हैं ना तो फिर वो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते, तो बड़ी अच्छी, इसीलिए लोगों को ना पसंद है ये ऑनलाइन यूटिलिटी। एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पे एक्टिव नहीं हो रहा डालने की ऑप्शन, क्योंकि मैंने प्राइवेट एम्प्लॉय से सिलेक्ट करा है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, आपके फॉर्म 16 में भी लिखा होगा। आपका प्रोफेशनल टैक्स कटा है तो वो भी आप डाल दीजिए यहाँ पे 0। देन आपको चेक करना है अपने फॉर्म 16 से इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, यहाँ पे जो आ रही है वो एक्जैक्टली आपके फॉर्म 16 से मैच हो, या आपने खुद कैलकुलेट करी है अगर पूरे साल की सैलरी को ऐड करके, तो दोनों मैच होने चाहिए। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्होंने ना जॉब स्विच करी होती है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के पास काम करा होता है, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि कई बार ना एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के केस में दोनों एम्प्लॉयर आपकी डिडक्शन कंसीडर कर लेते हैं, या फिर कोई इनकम छूट जाती है दिखाने से, कम दिखा दी होती है, तो आपको बड़ा केयरफुल होकर अपने दोनों फॉर्म 16 को कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पे अमाउंट ऐड करना। कोई इनकम दिखाने से छूट गई है, नए एम्प्लॉयर ने आपकी कोई इनकम नहीं दिखाई है, तो आपको कंसीडर करना है। कोई टैक्स बनता है तो पे भी करना है। ठीक है, जेन्युइन टैक्स पेयर बनिए, किसी भी तरह की गलत इंफॉर्मेशन आईटीआर में मत दीजिए। आजकल काफी चीजें पैन से लिंक है। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं ना, एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा तो कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से उसका रिफंड ले। गलत कुछ भी आप मत करें, हमारी यही एडवाइस। रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद ही ना यहाँ पे एग्जाम अलाउंसेस डालने की ऑप्शन होती है। एग्जाम अलाउंसेस आपके फॉर्म 16 में ना ये ब्रेकअप दिया होता है। ठीक है, नहीं दिया, ब्रेकअप नहीं दिया, आपके एम्प्लॉयर ने सिंपल एग्जाम अलाउंस ही वर्ड लिख दिया, तो आप उनसे ब्रेकअप ले भी सकते हो, डिमांड कर सकते हो।
क्या क्या डाल सकते हो आप उसमें? लीव ट्रेवल कंसेशन, remuneration received and by as an official by whatever name called, allowances या perquisite paid as or allowed as such outside India, death cum retirement gratuity, commuted value of pension, earned leave encashment, compensation limit notified by central government, सेक्शन 1010B की कंपनसेशन, 1010C की कंपनसेशन, 10CC में नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, और सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं ना सैलरीड एम्प्लॉय, सेक्शन 1013 है, ये एचआरए का होता है आपका। अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, तो अगर आपके फॉर्म 16 में एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो है ये सेक्शन। इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दो। जैसे मान लो आपने इसको सिलेक्ट करो, इसका अमाउंट डाल दो, ठीक है, जो भी मेरे कैसे मान लो 0 है। अलावा भी अलाउंसेस आपको डालने, एक से ज्यादा डालने तो ऐड एंड अदर करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 1013A के बाद जो हमारे अलाउंसेस है वो ये है, जो भी है वो डाल दो। कोई अलाउंस ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेक्शन 1014(1) के होते हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आपको मिलते हैं, और कुछ सेक्शन 1014(2) के होते हैं, टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इन दोनों में कवर कर सकते हो, या फिर कोई समझ ही नहीं आ रहा कौन से सेक्शन में डालना है अलाउंस, तो एनी अदर करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका नाम दे देना और फिर अमाउंट दे देना। ठीक है, हम अपने कोर्स में इन सभी अलाउंसेस को डिटेल में कवर करते हैं। तो मैं यहाँ से अलाउंसेस हटा देती हूँ क्योंकि इस केस में है ही नहीं अलाउंस, मैंने हटा दिया। तो बस अब नीचे आपकी डिडक्शंस वगैरह तो कैलकुलेट हो ही गई, आपने अपनी सैलरी को एक बार क्रॉस चेक कर लेना, फॉर्म 16 से मैच हो रही हो, और सेव कर ले। सेव होते ही इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी डल गई इधर। अब अगली इनकम हमें डालनी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ऐड करते हैं, इस पे क्लिक करना है हमें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आप खुद रह रहे हो या रेंट पे दे रखी है आपने। ठीक है, वही सिलेक्ट करना हमें सबसे पहले। खुद रह रहे हो और लोन पे प्रॉपर्टी ले रखी है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाती है यहाँ पे, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की 2 लाख तक। मान लो मैं यहाँ पे 3,20,000 डाल देती हूँ, मैंने पूरे साल में 3,20,000 का इंटरेस्ट भरा, तो ये मुझे नीचे एरर दिखा देगा कि 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और नीचे खुद ही फिर इसको ये नेगेटिव में ले लेता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगर आपने पे करा है तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है, यानी वो आपकी सेट ऑफ हो जाएगी अदर इनकम से। ठीक है, तो ऐड कर सकते हो। अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है और आपने किराए पे दे रखी है, किराया भी मिलता है आपको, तो रेंट की इनकम दिखा दो। मान लो मंथली 10,000 रुपए महीने प्रॉपर्टी दे रखी है, तो 1,20,000 का किराया दे दो, लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पे 30% की जो डिडक्शन मिलती है ना हाउस रेंट से, वो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेता है सॉफ्टवेयर। और अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है और लोन पे भी ले रखा है, तो इस केस में तो लिमिट भी नहीं है इंटरेस्ट 2 लाख की। तो इस तरह से आपने प्रॉपर्टी की डालनी है। और डीम्ड लेट आउट ये इस आइटर पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी, क्योंकि इस आइटर में तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तभी दिखा सकते हो जब आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, और डीम्ड लेट आउट तब माना जाता है जब 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होते हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी डीम्ड लेट आउट मान ली जाती है। तो ये तो इस आइटर के लिए कंसिडरेबल ही नहीं है। मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं डाल रही हूँ। आप डालोगे तो ऐड करके सेव कर लेना, यहाँ पे आ जाएगी। अब डालते हैं हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऐड डिटेल पे क्लिक करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बेस भी डाल सकते हो आप इसको, वो भी इजी रहता है। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल लो 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक, जितना भी बैंकों का इंटरेस्ट है टोटल कर लो, यस करके हाँ अमाउंट डाल दो। जर्नली हर एक के पास थोड़ा बहुत अमाउंट तो आया ही होता है। मैं 542 दिखा रही हूँ। और जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता है ना, 10,000 रुपए की डिडक्शन उसकी 80 TTA में मिलती है, जो पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं होते। और सीनियर सिटीजन को 80 TTB में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की भी और डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट की भी दोनों मिला के 50,000 की डिडक्शन भी मिल जाती है। तो पहले इनकम दिखानी होती है, फिर जितनी इनकम है वो या फिर जो डिडक्शन की लिमिट है वो, उनमें से जो कम हो डिडक्शन आपको आगे क्लेम करनी होती है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिखा रही हूँ सेविंग बैंक का 542। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका डिपॉजिट्स का भी कोई इंटरेस्ट है, FD वगैरह का, अगर है तो यस करके डाल दो ऐसे ही, नहीं तो छोड़ दो। आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला है, उसका इंटरेस्ट आपने बताना है, यस करके दिखा सकते हो। आपको कोई प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट अक्रूड मिला है टू द एक्सटेंट टैक्सेबल अंडर फर्स्ट प्रोविजन थ्रू सेक्शन 1011, उसका फर्स्ट प्रोविजन का इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सेकंड प्रोविजन का 1012 एंड 1012 का फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजन का, अगर आपको प्रोविडेंट फंड का कोई अमाउंट मिला, क्योंकि अब इससे टैक्सेबल कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो वो आपको दिखाना है। डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन आपको मिलती है यस करके दिखा देना, और इसकी डिडक्शन भी ये यूटिलिटी अपने आप क्लेम कर देती है। एनी अदर कोई और इनकम आप दिखाना चाहते हो तो अमाउंट बता दो, मान लो 15,000 की एक इनकम है इस केस में ट्यूशन फीस की, वैसे मैं रैंडम ले।
15,000 रुपए मान लो इनको कोई छोटी मोटी इनकम आई तो अदर इनकम हम इसमें दिखा देते हैं इनकी, तो आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। कोई डिविडेंड मिला, अब आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे शेयर मार्केट के केस में हम ये आईटीआर नहीं भर सकते, फिर यहाँ पे डिविडेंड इनकम दिखाने की ऑप्शन क्यों आई? वो इसलिए आई, कई बार सैलरीड पर्सन क्या करते हैं कि शेयर्स को बाय करके छोड़ दिया, उसपे कोई एक्शन नहीं लिया, सेल नहीं करा उसको, ना ही उन्होंने कोई इंट्राडे करा, ना ही उन्होंने कोई एफएनओ करा, बस शेयर्स लेके खरीद के छोड़ रखे। किसी ने बता दिया कि रिलायंस का शेयर अच्छा है, लेके छोड़ दो, बेचना ही मत, एक बार लेके बस भूल जाओ, तो उन्होंने लेके छोड़ा है, तो उसपे थोड़ा बहुत डिविडेंड तो आता होगा ना, अगर आता है तो यस करके ब्रेकअप डाल के दिखा सकते हो आप, डिविडेंड दिखा सकते हो, शेयर मार्केट की कोई भी इनकम या लॉस यहाँ पर नहीं दिखा सकते आप। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो यहां से भी आप डाल सकते हो अदर इनकम, या फिर हम यहाँ पे स्किप द क्वेश्चन करते हैं एक बार, उससे भी बता देती हूँ आपको। तो इसमें क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है, इस ड्रॉप डाउन को यूज करके वही सारे हेड है जो अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जैसे सेविंग बैंक का डालना, बस इसमें क्या एक एक करके ऐड करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन से वो क्वेश्चन बेस करोगे तो फिर वो वहीं से सारी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ऐड होगी मेरी अदर इनकम भी ऐड हो गई, ये रही इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। कोई इनकम गलत ऐड हुई तो आप इसको क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, और फिर इसके अलावा कोई ऐड करनी है तो ऐड अनदर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मतलब इसीलिए क्वेश्चन बेस कहा था मैंने, अदर इनकम को क्वेश्चन बेस डाल देना ताकि बार बार ऐड अनदर पे ना आना पड़े। अब आती है आपकी एक और इनकम, एग्जाम इनकम, यानी इस पे कोई टैक्स तो नहीं देना आपको, बट अगर आपने कोई भी एग्जाम इनकम रिसीव करी है तो यहाँ पर जरूर दिखाएं। किस तरह की एग्जाम इनकम हो सकती है, जैसे आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई, उसका जो अमाउंट मिलना था वो एग्जाम था, वो जरूर दिखाना, सेक्शन 1010D में आता है वो। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, छोटी मोटी दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, को स्कॉलरशिप मिली है, अलाउंसेस एमपी एमएलए के, अवार्ड मिला है, पेंशन मिली है, परमवीर चक्र, डिसेबिलिटी वगैरह की, आर्म फोर्सेस की फैमिली पेंशन, एनी अदर इनकम और कोई और, तो आप एग्जाम इनकम की अपनी आईटीआर में जरूर रिपोर्ट करें। अदरवाइज मान लो आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई, उससे मान लो आपको 40 लाख रुपए मिला, आपके हिसाब से तो वो एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, आपने टैक्स तो उस पर देना नहीं है, पर आपने उसको आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करा उस 40 लाख को, तो 100% आपके पास नोटिस आएगा, क्योंकि जो 10 लाख से ज्यादा की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उसको ट्रेस करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो वो आपसे नोटिस भेजेगा, आपको फिर पूछेगा क्या है इसका सोर्स, क्यों आपके पास ये इनकम आई, तो पहले ही दिखा दोगे तो इन चीजों से बच जाओगे। ठीक है, तो अगर है तो ऐड करके दिखा दो, बस इनकम आपने डाल दी सारी, सैलरी की डल गई, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, एग्जाम इनकम। अब अपनी इनकम को यहाँ पे डाल के कंफर्म पे क्लिक, इनकम आपकी टोटल यहाँ पे बाहर आएगी, आप चेक भी कर सकते हो। अब हम डालेंगे डिडक्शंस, तो अगर आपने नया रिजीम सिलेक्ट करा होगा ना तो डिडक्शंस की ऑप्शन आएगी, सिर्फ एक ही डिडक्शन आपको दिखेगी, 80CCD2Y। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन बेस्ड भी डिडक्शन आप डाल सकते हो, क्वेश्चन बेस्ड डिडक्शन डालना थोड़ा इजी रहता है, अदरवाइज एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ता है। तो क्या कोई आपने डिडक्शन कर रखी है डोनेशन में, सॉरी मतलब आपने कोई डोनेशन दे रखी है, उसकी डिडक्शन अगर आपको क्लेम करनी है तो येस करोगे आप, तो 80G का शेड्यूल भरना पड़ेगा, हम इसे नो कर देते हैं। आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर साइंटिफिक रिसर्च पे करिए तो इसका भी शेड्यूल भरना पड़ेगा, तो 2-3 जगह पे तो शेड्यूल बेस्ड डिडक्शन मिलती है आपको, जैसे मेडिक्लेम की। 80GG में आप क्लेम कर रहे हो, ये किसके लिए होती है, जिस बंदे को ना तो HRA मिलता है और जो रेंट पे रहता है, तो वो इसको क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 10B भरना मैंडेटरी होता है, यहाँ पे लिखा भी होता है। ठीक है, कर रहे हो तो लिख दो, नहीं तो नो कर दो। 80C आपने कोई LIC करा रखी है, आपने प्रिंसिपल पे किया है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट का, बच्चों की ट्यूशन फीस आप भरते हो, PPF में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, 5 ईयर की FD में इन्वेस्ट कर रखा है, इंप्लॉयर्स शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, बहुत सारे डिडक्शंस आप इसमें 80C में ले सकते हो। लिमिट इसकी 1.5 लाख है, तो मैं इस केस में डाल रही हूँ 1,50,000। ठीक है, तो क्वेश्चन बेस में इजी रहता है डिडक्शंस को भी डालना। 80CCD2 कंट्रीब्यूट किया है पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में इंप्लॉयर ने, तो ये वाली डिडक्शन आपको मिलते हैं नए रिजीम में भी, तो वो वहां पर दिखेगी। इस केस में नो कर देते हैं, यस या नो करना चाहो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना यस वाले पे ही कर सकते हो आप एक्शन। अगर आपने मेडिक्लेम लेना है तो आपको 80D का शेड्यूल भरना पड़ेगा, मैं यस कर देती हूँ, आपको शेड्यूल भर के दिखा दूंगी। एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है आपको, यस कर दोगे तो यहीं पे डालना है।
ATTT मैंने कहा था ना, अपनी सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है आपका 10,000 तक का एग्जाम्पल होता है, मैंने दिखाया इस केस में 542। तो मुझे अभी इसका शेड्यूल आगे भरना पड़ेगा, तो मैं इसको यस कर देती हूँ। और कोई और इन सेक्शन के अलावा आपको लग रहा है मेरी तो और भी डिडक्शन, जैसे आपने एनपीएस में मान लो कंट्रीब्यूट कर दिया, आपको डिसेबिलिटी वाला जो सेक्शन है उसमें लेनी है कोई डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन आपको लग रही है इस लिस्ट में नहीं आ रही, तो आप इसको यस करो तो आपको अदर डिडक्शन मिल जाएंगे। नीचे देखो आगे ना सारी, तो इनमें से जो भी डिडक्शन है आपकी वो आप ले सकते हो। मैंने आपको मेजर डिडक्शंस बता दी जो मेनली लोग लेते हैं। इनके लिए क्या करना है आपको, मान लो आप ये वाली डिडक्शन ले रहे हो एनपीएस वाली TC1 पे, इस पे क्लिक करो तो अमाउंट डालने की ऑप्शन आ जाए। ठीक है, इस तरह से आप ये डिडक्शन भी डाल सकते हो। अब हम कर देते हैं कंटिन्यू। तो अब मुझे शेड्यूल भरना है, कौन सा, एक तो ATD का मेडिक्लेम डाला था ना मैंने, यस किया था, तो यहाँ पे शेड्यूल डालने की ऑप्शन आएगी। ये अभी रिफ्रेश हो रहा है। ATTTA का पहले शेड्यूल मेरे पास एक्टिव हो गया, तो मैं ये डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। ये हमेशा वार्निंग देगा कि आपके ये जो है डिडक्शन डिटेल जो है ये ATTTA की आपके एम्प्लॉयर ने नहीं दी, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वार्निंग को आप ऐसे ही रहने देना, आप ऐड कर देना। इसके बाद हमें भरना है मेडिक्लेम वाला शेड्यूल ATT। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है पेज, यस। तो हमारी ATC भर गई, ATTTA भर गई, अब ATD भर देते हैं। तो ATD में आपको सबसे पहले तो बताना है कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है अपने और अपने फैमिली मेंबर्स का, उनमें से कोई सीनियर सिटीजन तो नहीं है। यस करोगे ना अगर, तो फिर नीचे आपको इनकी डिटेल डालनी है। नो करोगे तो फिर ऊपर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल डालनी है। मान लो इस केस में 15,000 का मेडिक्लेम और 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेक। ठीक है, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी आपने सीनियर सिटीजन है ये वो मेडिक्लेम करा रखा है तो यस कर सकते हो, 50,000 तक की रिडक्शन अपने पेरेंट्स के लिए क्लेम कर सकते हो। सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो करके 25,000 तक की रिडक्शन उनकी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और अगर क्लेम ही नहीं कर रहे, पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं कर रहे, तो नोट क्लेमिंग फॉर पेरेंट कर देना। हम इसे ऐड कर देते हैं। तो ये शेड्यूल हमने ATD का भर दिया। ऐसे ही आप ATG का शेड्यूल भर सकते हैं। जिसको भी डोनेशन आपने करी है ना, उनसे आप रिसीट ले लो, उस रिसीट पे वो आपको सारी डिटेल लिख के देंगे अपनी, उनका पैन, एड्रेस, सब कुछ लिखा होगा, तो वही डिटेल आपको ATG में एंटर करनी होती है। क्लियर हो गया आपको? और कंफर्म, तो रिडक्शन वाला टैब भी हमने भर दिया। अब टैक्सेस पेड का टैब होता है, इसमें भी आपका TDS काटा है वो यहाँ पे शो होता है। तो ये आइटम आप ऑनलाइन भर रहे हो, वैसे तो यहाँ पे ऑटो फिल आ जाता है TDS का डाटा। इस केस में TDS नहीं कटा तो नहीं आ रहा, आपका कटा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आप शो डिटेल करके देख भी सकते हो। या फिर अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं हुआ तो आप खुद भी फिल कर सकते हो ऐड अनदर करके। सबसे पहले सैलरी पे आपका TDS कटा है तो उसको डाल दो ऐड अनदर करके, और अगर आपका TDS कटा है अदर देन सैलरी तो फिर आप इसमें डालेंगे। TCS कटा है तो यहाँ दिखाए। और हाँ, अगर आपने खुद कोई टैक्स भरा है तो मेक श्योर इस टैब को जरूर फिल करें। अगर आपने आयकर भर रहे हो आप और आपका टैक्स बन गया, तो टैक्स भरने के बाद आपको इस टैब में जरूर डालना है। तो खुद कोई टैक्स भरा है ना, वो यहाँ पे आना जरूरी है, मेक श्योर करें इसको। एड अनदर करोगे आप तो यहाँ पे आपको चालान की डिटेल डालनी होती है, BSR कोड, चालान का नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेट्रा, और यहाँ पे अमाउंट तो जरूर डालना है खुद से। अगर अपने आप खुद आपने कोई टैक्स भरा है यहाँ पे जरूर डाल के कंफर्म कर। हमारा लास्ट स्टेप टोटल टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे ये सारी आपकी टैक्स लाइबिलिटी खुद कंप्यूट करता है हमारा सिस्टम। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आपको बता देता है, ग्रोस टोटल इनकम आपकी, डिडक्शंस, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स जो लगा और कितनी रिबेट मिली, उसके बाद आपका टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट कोई बनता है, फिर उस पर एजुकेशन सेस, टोटल टैक्स, रिलीफ, अगर आप एरियर का रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10E जरूर भरना है। सेक्शन 234A-B-C का कोई इंटरेस्ट लगता है तो वो अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है, आपको नहीं करना पड़ता। टोटल इंटरेस्ट एंड फीस दिखाता है यहाँ पे, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा, पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। कंफर्म कर, अब यहाँ पे फिल हो गए तो अब आपको ये बोलेगा कि इस पे प्रोसीड करो। प्रोसीड करते ही आपको फिर से आपको ये ब्रीफ भी दिखाता है, और ये जो ये लाइन लिखी है ना, इसको आपने 3-4 बार पढ़ना है। ये लाइन आपको बताती है आपका कोई टैक्स पेएबल बनता है, रिफंड बनता है, ये कुछ नहीं है, जीरो है, दैट मीन्स आपका कुछ नहीं बनता, कोई रिफंड नहीं है, कोई टैक्स पेएबल नहीं है। पर अगर ये यहाँ पे ये लिख दे कि आपका टैक्स पेएबल बनता है, तो पहले आपको टैक्स पे करना है, पे करने के बाद ऐड करनी है डिटेल, कहाँ पे, जो अभी दिखाई दी टैक्स पेड वाली डिटेल के अंदर। फिर आपको जब तक यहाँ पे जीरो ना हो जाए तब तक आइटम नहीं भरनी है, अगर आप खुद टैक्स पे कर।
अगर आपका रिफंड बनता है तो भी यहाँ पे लिखा होगा आपका रिफंड है, आपको चेक करना है कि जितना रिफंड आपके हिसाब से बनना चाहिए उतना ही बन रहा है या नहीं। 2-3 बार इस लाइन को चेक करके ही आगे आपने फर्दर प्रोसीड करना है। तो आप यहाँ से भी दोबारा अपनी सारी डिटेल चेक कर सकते हो और फिर प्रिव्यू कर सकते हो अपनी आईटीआर को। टैक्स वगैरह भरने के बाद फिर से जब आप आते हो इस पेज पे तो प्रीव्यू रिटर्न पे आप क्लिक करते हो। प्रीव्यू एंड सबमिट में आपको अपना नाम, फादर नेम, सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है और प्रोसीड टू प्रीव्यू जैसे आप करते हो तो आपका सारा डिटेल आपको दिखती है। फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन, और अगर कोई भी एरर नहीं होती तो आपकी आईटीआर वैलिडेट हो जाती है। कई बार छोटी मोटी एरर दिखा देते हैं पर्सनल डिटेल में, तो आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको एरर पे ले जाता है। एरर आप ठीक करते हो तो फिर से आपको सारा टिक टिक करके आगे बढ़ना होता है और आपका फिर आईटीआर जब वैलिड हो जाता है, वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप क्लिक करते हो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो आईटीआर भरने के बाद आपको उसे या तो ई वेरीफाई करना है या इनकम टैक्स के जो है एड्रेस पे आईटीआर को साइन करके जरूर भेजना है। 30 दिन का इसके लिए टाइम होता है। पहले 120 दिन का टाइम था, अब 30 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर आपको करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हो ना आप, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप अभी ई वेरीफाई करना चाहते हो या लेटर। तो कई लोग ना ई वेरीफाई लेटर कर तो देते हैं पर उसके बाद भूल जाते हैं उस पर एक्शन लेना। या तो साथ साथ ई वेरीफाई कर लो, अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो फटाफट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है अभी नहीं कर रहा मैं ई वेरीफाई, किसी भी रीजन से मोबाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है या वट एवर इज द रीजन, ई वेरीफाई लेटर कर दो, तो याद रखना है 30 ही दिन का टाइम रहेगा, चाहे भी ई वेरीफाई करो या फिर सेंड करो इनकम टैक्स के एड्रेस पे। 30 दिन के अंदर नहीं करोगे तो जो आईटीआर भरी है ना वो इनवैलिड मानी जाएगी और फिर कंटिन्यू आप कर सकते हो। आपका एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आपके पास अवेलेबल हो जाता है। तो ये थी पूरी प्रोसेस आईटीआर भरने की। StudyBuddy.com पे हमारे जो कोर्सेज एक्टिव है, प्रैक्टिकल सारे कोर्सेज है। अकाउंटिंग कोर्स, आप अगर प्रो बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं अपना, इसे लीजिए। टीडीएस एंड टीसीएस प्रैक्टिकली सीखना है, क्योंकि टीडीएस टीसीएस की ना अपनी एक अलग ही कंसल्टेंसी का एक ये फील्ड है और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली टीडीएस टीसीएस का काम। बहुत ही कम प्राइस पे आपको कोर्स अवेलेबल करा रखा है, सारी चीजें इसमें कवर कर रखी है। प्रॉपर्टी का टीडीएस सीखना है, अलग से कोर्स अवेलेबल है, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे रखा हुआ है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सीखना चाहते हैं, जीएसटी में रिकंसिलिएशन बड़े इंपॉर्टेंट है 2B के, वो सारे कोर्सेज है। 99C अभी आपको जल्दी ही मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे। 22-23 फाइनेंशियल ईयर का, अभी 21-22 का एक्टिव है। कुछ कॉम्बो बना रखे इनकम टैक्स जीएसटी के ऑटोमेशन और बैलेंस शीट के साथ। मेगा कॉम्बो है हमारा, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर, टीडीएस एंड ऑटोमेशन और बैलेंस शीट आप सीख पाओगे। जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस का कॉम्बो एक अलग बना रखा है, इसमें ऑटोमेशन नहीं है, इसमें ऑटोमेशन भी है। जीएसटी का कोर्स सिर्फ जीएसटी ही सीखना है, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो ये कॉम्बो ले सकते हैं आप। और आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स अगर बनाते हो, अपना भी टाइम कंज्यूम कराते हो, अपने स्टाफ को भी लगा के रखते हो, ओपनिंग क्लोजिंग में लाने में भी उनको लगा के रखते हो, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो ये कोर्स लो। यानी आपको बैलेंस शीट तो आती है बनानी, आप टैली में पूरी अकाउंटिंग कर लेते हो, बैलेंस शीट बना लेते हो, बैलेंस शीट को एक्सेल में भी आप एक्सपोर्ट कर लेते हो, तो फिर ये कोर्स लेना। और इस कोर्स में ऑटोमेशन सिखा रखा है कि चाहे आपका क्लाइंट डेली आपके पास आके बैठ जाए, कैसे आप उसे 5 ही मिनट में बैलेंस शीट दे दोगे।